हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। यहाँ पर एक और एसएमई आईपीओ आज के दिन ओपन हो चुका था 21 दिसंबर को, जो था समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड का। आज के दिन हम इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा। बट अगर मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना भी हुआ, सबसे पहले तो वहां पर, क्योंकि मार्केट में चाहे मूड माहौल नहीं बिगड़ा है इतना ज्यादा, बट एसएमई आईपीओ थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट में हल्का सा भी मूड माहौल बिगड़ा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एसएमई आईपीओ पर। तो वहां पर एक मेन रीजन तो ये आ जाता है। दूसरा रीजन जो होगा वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। बट अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना भी हुआ एट द फाइनल डे, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैच फॉर ब्रेक में अपडेट कर दूंगा। बट मोस्टली चांसेस है कि मैं इस आईपीओ को इजिली अवॉइड कर दूंगा आज के दिन को देखते हुए। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, मेरा माइंडसेट था, मैंने अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग बात करी है। आप लोगों का रिस्क फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। तो अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। और उसी के साथ साथ ये कंपनी पहले जानी जाती थी समीरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। बट क्योंकि ये कंपनी एग्रो में भी आ चुकी है तो इन्होंने अपना नेम भी चेंज किया। और यहाँ पर कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये प्लान डिवेलप एंड कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसिस को, अपार्टमेंट, टाउनशिप, मल्टी स्टोर कॉम्प्लेक्स, गेटेड कम्युनिटीज, लैंडस्केप, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, सबवे, एलाइज, इंडस्ट्रियल पार्क, लेइंग ऑफ वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। मतलब कि जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होने वाला है, वैसे तो ये सेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस सेक्टर में हमें आने वाले टाइम में अच्छा बूम भी देखने को मिलेगा। और जनरली हमें देखने को मिल भी रहा है, बट आने वाले टाइम में भी इस सेक्टर में अच्छा बूम हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसकी वजह से ये सेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है ऑन द फेस ऑफ टुडे। तो ऑब्वियसली उस सेक्टर की कंपनीज भी मुझे पसंद आएगी, तो जहां पर मुझे इसके काम में कोई दिक्कत नहीं मिली है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में काफी छोटे साइज की ये कंपनी होती है। और वहां पर अगर एक भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, बहुत बड़ी हैवी अमाउंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। अब आप खुद सोच लो कि अगर आपको अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करना हो, सिर्फ आपको अपना घर बनाना है, तो आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई एक घर बनाने में लग जाती है। जनरली ऐसा ही होता है। अगर आप सैलरी पर्सन हो तब आप इस चीज को अच्छे से समझ पा चुके होंगे कि हमने जितना भी पैसा इकट्ठा किया था जीपीएफ में, पीपीएफ वगैरह में, तो वहां पर वो सारा का सारा पैसा सिर्फ एक मकान बनाने में लग जाता है। और वहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है तो उससे कंपनी के ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आ जाता है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स बिगड़ जाते हैं, सारे फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा इस सेक्टर की किसी भी कंपनी के साथ, स्पेशली अगर वो एसएमई कंपनी है तो वहां पर ये रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब मान लो कि एलटी जैसी कोई कंपनी है, तो वहां पर अगर एक आधा प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है, हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स बड़े भी काफी ज्यादा होते हैं, बट ऑब्वियसली उन्हें फर्क पड़ता है। बट लेकिन वो उनके पास कैपेसिटी है कि वो उसको संभाल सके, वहां पर उन्हें मेजर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पर तो कंपनी फिर बाद में सस्टेन करे ना करे, जहां तक के उनकी एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठ जाता है। एनीवे उसके बाद 2021 में ये कंपनी ने अपने आप को फर्दर एक्सपेंड किया, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को। और ये प्रोसेसिंग, डायराइंग, सेल, परचेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुकी थी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर पल्सीज, सीरियल्स, ग्रेन्स, उर्द दाल, मूंग दाल, तूर दाल एटसेट्रा, पील्ड एंड अनपील्ड मूंग दाल, ब्लैक ग्रेन्स, ग्रीन ग्राम, मूंग बीन, रेड लेंटिल्स, येलो दाल, स्प्लिट येलो पीस एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स पर ये काम करने लगी थी। मतलब कि वैसे अगर देखा जाए, दोनों सेक्टर काफी ज्यादा अलग अलग हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन आई कि एक साइड तो ये इंफ्रा को लेके चल रहे हैं और दूसरी साइड एग्रो प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं। तो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बैठता है, जो मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। देखो काम दोनों अच्छे हैं,
काम कोई भी बुरा नहीं है, बट दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। क्योंकि हम हमेशा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमें कभी भी एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, वरना हमारी डूबने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो सीरियसली इस बात का इशू हो सकता है कि ये इन दोनों कामों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, जहां पर जो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हालांकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, बट मेरे लिए जो सीरियस क्वेश्चन मार्क है, अब आप खुद सोच लो। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। क्योंकि काफी लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, और वहां पर क्योंकि ऐसा सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल लिया। तो वहां पर अगर हम मान लो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम किसी और साइड अपने टेक्निकल पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेई या एसडीओ के पेपर की लगा लो, या आईएएस पेपर की लगा लो, क्या दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है? लेकिन हम दोनों को एक साथ तैयार करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम इस लायक रहते हैं और ना ही इस लायक रहते हैं। तो हमें कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ जाता है, क्या दोनों चीजों को एक साथ संभाला जा सकता है या नहीं जा सकता? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर इनके इस काम की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और हमें काफी बूम भी देखने को मिला है, जिसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। एनीवे, अगर हम बात करते हैं आगे, तो इस कंपनी ने एक लीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ली हुई है, जो होने वाली है हैदराबाद में, जहां पर 3 स्टेट्स की एसेसिबिलिटी हो जाती है, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और कंपनी इसी के साथ साथ एक प्रोसेसिंग मिल को भी एक्वायर करने के लिए रेडी हो रही है, और लीज बेसिस एट गुंटूर एंड राजा मुंद्री इन आंध्र प्रदेश। बट ओवरऑल में अगर मैं बात करूं कंपनी के काम की, तो ऑब्वियसली दोनों काम अच्छे होने वाले हैं। बट मेन दिक्कत जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्या दोनों कामों को एक साथ ये प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगी विद एफिशिएंसी, वो हमारे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। एनीवे, अगर हम इसकी आगे की बात करते हैं, तो टेंटेटिव टाइम टेबल जी आईपीओ ओपन हो चुका है 21 को। ऑब्वियसली आपको ये वीडियो थोड़ी लेट जरूर मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर इतने सारे आईपीओ की कॉम्बिनेशन आ चुकी थी, तो मुझे भी वहां पर टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं एक साथ सारी वीडियोस नहीं बना सकता था। बट एनीवे, मिली जरूर है, देर आए दुरुस्त आए। 27 को ये क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट होगी 28 को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 29 को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 1 जनवरी 2024, यानी कि ये पहला आईपीओ होने वाला है अभी तक जितने भी आए हैं, जहां पर जो नए साल पे खुलने वाला है। तो ऐसे में किस तरीके से ये आईपीओ खुलकर नए साल का शुभ आरंभ करता है, वो देखने लायक होगा। एनीवे, अगर हम आगे की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस वाइज बात करते हैं, तो 180 रुपीज का एक शेयर होने वाला है। 800 शेयर्स की क्वांटिटी का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज रहेगा 62.64 करोड़ का। एक अच्छे साइज का एसएमई आईपीओ है, जहां पर सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव आ जाता है। एनएससी एसएमई पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो एचएनए कैटेगरी में 47.36% का, रिटेल कैटेगरी में 47.36% का, मार्केट मेकर का 5.29% का। बट हमारा तो मेनली होता है एचएनआई और रिटेल में, जहां पर भी हमें अप्लाई करना होता है, तो उसका 47.3% ईच का होने वाला है। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 800 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 की। बट एचएनआई में हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जहां पर अलॉटमेंट होती है एसएमई आईपीओ पे, मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पर 100x भी ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है एचएनआई कैटेगरी में, एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूं, तो वहां पर 1.44 करोड़ रुपीस हमें लगाने पड़ेंगे एक लोड को लेने के लिए। तो काफी हैवी अमाउंट हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर एचएनआई में अप्लाई नहीं करते हैं। एनीवे, अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो सत्यामूर्ति शिवलेंका एंड मिसिस कामेश्वरी सत्यामूर्ति शिवलेंका कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू है 97.49% का, पोस्ट इशू हो जाएगा 69% का। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कंपनी की फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम नजर बनाते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टोटल असेट 2021 में था 36 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते बढ़ चुके हैं 60 करोड़ तक पहले 6 मंथ में 24th फाइनेंशियल ईयर के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, इट्स ओके। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, 80 करोड़ था 2021 में, इंक्रीज होते थे 2 सालों में हो चुका था 138 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। अगर हम पहले 6 मंथ की बात करते हैं, तो 94 करोड़ का यहाँ पर हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिला है, जहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 1.22 करोड़ से पहुंचा 2.74 करोड़ नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद 10 करोड़ तक पहुंच चुका था। काफी बड़ा बूम जहां पर देखने को मिला है। अगर हम 2 सालों में कहें, तो 10 गुना तक इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ चुके हैं, जो एक हमारे माइंड में शंका भी डाल देता है कि एकदम से ऐसा क्या ही होगा कि 2 सालों में इस कंपनी के
हमें जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतने ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल गए। ऑब्वियसली जहां पर 2021 में एग्रो में इन्होंने एंट्री करी थी, जिसकी वजह से जहां पर हमें इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। जहां पर अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं पहले 6 मंथ की 2024 के, तो 6.92 करोड़ का होने वाला है। नेटवर्थ 25.69 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस 17 करोड़ की, टोटल बोरिंग है 3 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई भी दराई नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की कि आखिर ये कंपनी आ ही क्यों रही है, इसको जरूरत ही क्या है। कंस्ट्रक्शन चेक करनी है इनको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, कंस्ट्रक्शन करनी है न्यू मल्टीप्लेक्स की, और उसी के साथ एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है इनको एग्रो बिजनेस के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। अच्छे ऑब्जेक्टिव है जहां पर मुझे इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशो 15.11 पर, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 214 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 53.46% अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 64.17%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29, ईपीएस 11.91 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53.46% की। सब कुछ हमें अच्छा देखने को मिला एक्सेप्ट ईपीएस। ईपीएस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, इतनी बुरी नहीं कहूंगा, बट ओके ओके हम यहाँ पर ईपीएस बोल सकते हैं। ओवरऑल में फंडामेंटल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, मैं इस आईपी को अप्लाई ही क्यों नहीं करा। ये देखो, एक तो मैंने मेन पॉइंट बता दिया आपको कि मार्केट के मूड मोल की वजह से एसएमई आईपी में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ऐसा ही हमें सिनेरियो देखने को मिला सीआराम के आज के आईपीओ की लिस्टिंग पे, जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 100% तक लिस्टिंग गेन दे सकता है, डबल हो सकता है, बट वहां पर सिर्फ 20% के लिस्टिंग गेन पे खुला। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी कि चलो लॉस में नहीं खुला, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम एसएमई आईपीओ कितनी मुश्किल से लेते हैं। जरा उनसे पूछकर देखो जिनको ये आईपीओ पहली बार मिला हो और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें तो जहां पर मिनिमम 1 लाख का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, और उन्हें वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30,000 25,000 से संतुष्ट होना पड़ा, तो उनके दिल पर कितनी बुरी बीतती है ये हम समझ सकते हैं अगर उस चीज को हम फील करके देखेंगे। बट जब रियल में होता है तब हमें ज्यादा बुरा लगता है, और इसमें कोई भी शंका नहीं है। वाइदा वे अगर हम इसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो वहां पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो इसकी पी है 15.11 की, जेके एग्री जेनेटिक्स, जिसकी हम पी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ईपीएस इनकी माइनस में है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, दिक्कत आ चुकी थी वैल्यूएशन वाइज में, तो वहां पर अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है, जहां पर कंपनी पूरा डिमांड कर रही है अपने इस आईपीओ का एज पर इस फाइनेंशियल ईयर 2024 के। अगर हम फाइनेंशियल्स को लेकर चलते हैं तो वहां पर कंपनी ने अच्छी खासी डिमांड करी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही जहां पर कंपनी ने हमारे लिए स्कोप नहीं छोड़ा है और पूरा का पूरा खींच के ले गया ऊपर की साइड, और हमें तो कह दिया कि हमें तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में दे दो। बट उन्होंने 10 रुपए की चीज को भी जहां पर 8 रुपए 9 रुपए मांगा है, जहां पर हमारे लिए एसएमई आईपीओ में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में वैल्यूएशन हैवी होने वाली है इस आईपीओ में। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इसके ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर जिसका ग्रे मार्केट आज के टाइम पर कुछ भी नहीं चल रहा है, तो 0% ही चल रहा है। बट आई होप कि इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की काम और फाइनेंशियल अच्छे है, उस बात में कोई भी शंका नहीं है। तो मुझे यहाँ पर मेनली 3 दिक्कत देखने को मिल चुकी है इस आईपीओ में, जो मेनली मेजर 3 नेगेटिव पॉइंट्स होने वाले हैं। एक तो कि जहां पर ये कंपनी दो काम एक साथ कर रही है, दूसरा कम मार्केट का मूड मोल अगर और ज्यादा बिगड़ता है तो हमें और दिक्कत देखने को मिल सकती है, तीसरा इसकी वैल्यूएशन वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट। देखो ईपीएस ओके ओके, कोई ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, बट जो मेन पॉइंट्स है वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। एनीवे ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जहां पर हमने सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज। ये किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी क्वेरी हो, या बीइंग एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।